हेलो माय डियर, सत श्री अकाल, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? हम सारणिक में शुरुआत बेसिक और क्वेश्चन फर्स्ट बता चुके हैं और आज सारणिक से सेकंड का बी से शुरू कर रहे हैं क्योंकि सेकंड का ए तक मैं कल करा चुका हूँ। कल मेरी छोटी क्लास रही थी और आज समथिंग 8-10 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। सेकंड के क्वेश्चन है, सेकंड का वी, सेकंड का सी, सेकंड का डी और सेकंड का ई। बहुत आसान से क्वेश्चन है, जरा जरा से क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे करना। जैसे कि ये दिया है, मैंने प्रसार करना आपको सिखाया है कि प्रसार वहां से करिए जहां पर अधिकतम जीरो देखें, मैक्सिमम जीरो दिखाई दे। तो हमें दिख रहा है कि इस C1 में अधिकतम जीरो दिख रहे हैं, 2 जीरो दिख रहे हैं, तो प्रसार हमारा होगा C1 के सापेक्ष। ओके, तो यहां लिखते हैं C1 की सापेक्ष प्रसार करने पर। तो C1 के सापेक्ष प्रसार करना है तो बहुत ध्यान से देखना, चिन्ह भी याद रखो, निशान प्लस माइनस और प्लस। तो पहले हम प्लस का 1 लिखेंगे। ओके, और आपको बेटर पता है कि 1 के सामने वाला अक्षर पूरा छिप जाता पूरी लाइन, तो 1 के सामने की लाइन को छिपा दी तो हमें ओनली दिख रहा है cos x, नीचे sin x और बगल में sin y और नीचे cos y। ओके, इतना क्लियर है। अच्छा, इसके बाद माइनस का 0 लिखा जाएगा। तो मैंने कहा कि 0 के अंदर जो भी लिखो सब 0 हो जाएगा। फिर प्लस का 0 लिखा जाएगा, वही काम यहाँ भी है, अंदर कुछ भी लिखोगे सब 0 हो जाएगा। तो हमें इनको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। ओके, अच्छा, अब बाहर 1 है तो गुणा करने में तो 1 भी खत्म हो गया, बस अंदर का सॉल्व कर लो। और ये 2/2 क्रम का सारणिक है और इसको सॉल्व करना हमने बताया है कि यहाँ पर क्रॉस कर लेते हैं, बस क्रॉस याद रखिए। cos x का cos y में करेंगे तो ये बनेगा cos x इंटू cos y, फिर बीच में माइनस होता है। sin x का sin y में करेंगे तो ये बनेगा sin x इंटू sin y। ओके, इतना क्लियर है। अच्छा, अब एक 11th क्लास में पढ़ा होगा फॉर्मूला आपने, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। cos a प्लस b हो जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं cos a मतलब x और प्लस b मतलब y। ठीक है, cos के फॉर्मूले में चिन्ह बदल जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है और प्लस है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। इसी प्रकार का पहले हम आपको सेकंड का डी बता दें। ऐसे तो दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है सेम, तो सेकंड के डी में भी वही काम करना है। इस C1 के सापेक्ष प्रसार यहां से मैंने किया था वही सेम यहां भी करना, C1 के सापेक्ष। देखते हैं, जब यहां भी C1 के सापेक्ष होगा तो 1 होगा पहले, और 1 के सामने का तो नहीं आना है, तो क्या आएगा y x स्क्वायर और y स्क्वायर। फिर वही काम 0 0 आएगा तो मैं उसको लिखने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। ओके, तो आपको भी नहीं लिखना है। अब हम क्या देख पा रहे हैं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो 1 बाहर छूट जाएगा, y स्क्वायर का y में करेंगे तो y क्यू आएगा और x स्क्वायर का x में करेंगे तो x की पावर 3 आएगा। इतना आंसर सही है, बट और भी करना चाहो तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, और a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है एक कोष्टक में a माइनस बी, लिख देते हैं यहाँ पे, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो y माइनस एक्स आएगा। दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये भी राइट है, करना चाहो तो ये भी हो सकता है। ओके, इतना क्लियर है, इतना हो चुका है। बताइए भाई क्या डाउट है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कठिनाई बिल्कुल नहीं है, अच्छे से देखते रहें। अब इसको देखिए, सेकंड का सी नंबर। वैसे तो सेकंड का सी हमें देखकर ही मालूम चल रहा है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर किसी सारणिक में 2 स्तंभ समान हो, या ये कह दो कि 2 पंक्तियां समान हो, तो उस सारणिक का मान 0 हो जाता है। तो वही तो हमें दिख रहा है यहाँ पे। क्या दिख रहा है? देखो, ये देखो C2 XYZ और ये देखो C3 XYZ, 2 स्तंभ समान हैं। इट्स मीन इस सारणिक का मान 0 होगा। लेकिन हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे नहीं, कुछ लाइनें कर दे, सॉल्व कर देना थोड़ा बहुत। सॉल्व तो बिल्कुल ही नहीं हुआ यहाँ पे। तो क्या करते हैं, इन्हीं दोनों को आपस में घटा दे रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? C2। तो C2 में C3 घटा दिया, तो देखते हैं कि x
एक्स एक्स वही है, घटाओगे एक्स में एक्स जीरो, वाई में वाई गया जीरो बचे, जेड में जेड गया जीरो बचे, और अंतिम लाइन वही है एक्स वाई जेड। अब आप देख लीजिए, यदि किसी सारणिक का स्तंभ या पंक्ति का प्रत्येक अवयव शून्य हो, उस सारणी का मान शून्य हो जाता है। तो हम क्या देख पा रहे हैं? ओके, कोई दिक्कत क्या? आसान सी बात है। अब देखिए सेकंड का ई नंबर देखें, ये भी बहुत आसान है, बस थोड़ा शुरुआत इसको कठिन लग रही होगी आपको। देखिए हमें दिख रहा है कि C1 में हर किसी अवयव में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? V। क्या बचा अंदर? V माइनस ए। यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है? A। क्या बचा अंदर? V माइनस ए। ओके, क्या कॉमन दिख रहा है? C। क्या बचा अंदर? V माइनस C। आगे वाला कुछ नहीं करना है, जैसे जो का त्यों लिखना है, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है। ओके, अब लास्ट देखो, यहां भी इस प्रकार से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। क्या कॉमन दिख रहा है? C। तो बचा क्या है? V माइनस ए। यहाँ कॉमन दिख रहा है V, तो बचा है V माइनस ए। यहाँ कॉमन दिख रहा है A, तो बचा है V माइनस ए। यहाँ तक क्या सभी को अच्छे से मालूम चल पा रहा है ना? केवल कॉमन किया है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब क्या देखें, जो ये लाइन है ना, ये C1 और ये C3, इस C1 में प्रत्येक अवयव से B माइनस ए कॉमन है, तो मैं यहां से B माइनस ए कॉमन करूंगा, और इस C3 में प्रत्येक अवयव से फिर B माइनस ए कॉमन है, तो एक बार B माइनस ए यहाँ कॉमन करेंगे और एक बार B माइनस ए यहाँ कॉमन करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि जब B माइनस ए दो बार कॉमन कर रहे हैं तो बाहर B माइनस ए का वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो अंदर बचा है VAC, अंदर बचा है VAC, और यहां बचा है V माइनस सी, A माइनस बी और C माइनस ए, और यहां बेटा बचा है CBA। बताइए कोई समस्या क्या? इसको मैंने फिर से ज्यों का त्यों लिखा। अब देखो स्पष्ट दिख रहा कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, ध्यान देना, तो C और C कट के केवल B बचेगा, तो यहां भी तो B है, B और B कट के A बचेगा, तो यहां भी तो A है, A और A कट के C बचेगा, यहां भी C है। मतलब ये लाइन, ये लाइन, ये स्तंभ एकदम बराबर हो जाएगा, तो उस सारणी का मान शून्य हो जाएगा। ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखना क्या है? बस लिखना ही तो सीखना है। ये C2 है, C2 में जोड़ना है C3, जोड़ना है तभी तो काम हो पाएगा। यहां लिखा है VAC, जोड़ेंगे C खत्म हो गया, B बचा, V और V खत्म हो गया तो A बचा, A और A कैंसिल हो गया तो C बचा, आगे CBA। मालूम चल रहा क्यों कैंसिल हो गए? क्योंकि प्लस माइनस है ना, तो कट जाते हैं। दूसरी बात, ये लिखा है B माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको हमने जीरो कर दिया डायरेक्ट। बताओ क्यों? क्योंकि दिख रहा है ना कि C1 और C2 बराबर है। यदि किसी सारणिक में दो स्तंभ समान है तो उस सारणिक का मान शून्य हो जाता है। तो इस सारणिक का मान शून्य हो गया, और शून्य का कहीं भी गुणा करो तो पूरा शून्य हो जाता है, टोटली जीरो। ओके, क्या बोलते हो? ठीक है ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, बहुत 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 आसान। बस रिवीजन करते रहिए और मेरी क्लास को अच्छे से देखिए। एक बार नहीं मालूम चल रहा उसको दोबारा देखिए। जब बार बार चीजों को देखेंगे तो समझ में आखिर क्यों नहीं आएगा, आएगा ही। करत करत अभ्यास के जड़मति होती सुजान, रसरी आवत जातति सिल पर परत निशान। जब रस्सी सिल पर निशान बना सकती है तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं ना, हम तो इंसान है, कुछ भी कर सकते हैं। देखिएगा थर्ड नंबर, सेकंड में कई सारे पार्ट थे, थर्ड भी इसी प्रकार का, वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है लेकिन चलो बता दे रहे हैं। 3π/10 cos 3π/10 और यहां साइन 3π/10। दूसरे में लिखेंगे 2π/10 साइन 2π/10 cos 2π/10। यहाँ बेटा आंसर हमें जीरो लाना है। एक दो क्वेश्चन और लिखे दे रहे हैं, इकट्ठा सॉल्व करेंगे। फिर चौथे का ए नंबर है 2 3 4
5 6 7 और 1 2 3 एक सारणिक दिया है और इसको बिना प्रसार किए हमें ये बनाना है। ये भी अच्छा प्रश्न है, अभी आपको सब मालूम चलेगा, डोंट वरी, बस नजरें लगाए रहिए। देखिए यहां तो आपको मालूम चल रहा है कि प्रसार कहां से करना है, आप जान पा रहे हो प्रसार करना है C1 के सापेक्ष, ठीक है। तो जब C1 से प्रसार करेंगे तो केवल 1 से होगा, 0 से तो लिखे ही जाएंगे, ठीक है। चलो करके देखते हैं। 1 आएगा लेकिन अंदर क्या आएगा, इसके सामने वाला सब खत्म, यही 4 एलिमेंट आएंगे बीच वाले। cos 3 पाई बाई 10 sin 3 पाई बाई 10 और यहां पर sin 2 पाई बाई 10 cos 2 पाई बाई 10। आगे वाले हम नहीं लिखते हैं, ठीक, क्योंकि 0 हो जाएंगे। अब इनको देखो, 1 गुणा में खत्म हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप कर लो, cos 3 पाई बाई 10 इंटू cos 2 पाई बाई 10 माइनस इनका करिए तो इनका होगा sin 3 पाई बाई 10 और इंटू sin 2 पाई बाई 10। अभी देखो कुछ देर पहले बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मूला यूज किया था मैंने वहां पे, बट x बाई था, वही बन रहा है cos a इंटू cos b माइनस का sin a इंटू sin b। इसका होता है cos a प्लस b, cos a प्लस b हो गया, cos x प्लस y कह दो। अब वहां तो इतना होकर छोड़ दिया था क्योंकि x प्लस y लिखा था, ऐड हो नहीं सकता, ये तो जोड़ सकते हैं ना। यहाँ हो जाएगा cos 3 पाई और 2 पाई मिलकर 5 पाई हुआ, तो 5 पाई बाई 10, ये कट भी जाएगा, तो 5 2 जा 10 पाई बाई 2, और बी नो डेट cos 90 का वैल्यू 0 होता है ना। क्लियर है? इसको देखते हैं। इसमें स्पष्ट बोला गया कि बिना प्रसार किए, यहां तो मैंने प्रसार किया है, यहां तो प्रसार करना ही नहीं है, बिना प्रसार किए इससे ये बनाना है। तो ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, देखते हैं पहले कि यहाँ 2 5 1 लिखा है, यहाँ दिख रहा है 2 5 1, बिल्कुल दिख रहा है, दिख रहा है ना। मतलब स्तंभ को आगे पीछे करना है, स्तंभ आगे पीछे करके ये बन जाएगा। तो हमें बनाना है 4 7 3, तो 4 7 3 इसमें देखो कहां पर है, लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, 4 7 3 यहां तो लास्ट में और लाना पहले है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो सिंपल सी बात है ये इधर जाएगा। तो मतलब क्या लिखें यहाँ पे हम, यहाँ पर ये लिखेंगे C1 और को इंटरचेंज किया C3 से, C1 और C3 आपस में इंटरचेंज कर दिए, बदल दिए उनकी जगह। तो ये 4 7 3 इधर पहुंचेगा तो आएगा 4 7 3 और ये उधर पहुंच जाएगा लास्ट में, तो 2 5 1। लेकिन जो नंबर बीच में था उसका कुछ नहीं हुआ, वो ज्यों करते हुए लिखा है, इतना ठीक है। इन ऐसा करने में, इंटरचेंज करने में -1 बाहर निकल आता है, इसे याद रखिए। तो मैंने -1 बाहर लिख दिया, ठीक है। अब देखो एक लाइन ये वाली हमारी कंप्लीट होगी 4 7 3। अब हम बनाएंगे सेकंड लाइन। सेकंड लाइन है 2 5 1, देखो कहां पर है, लास्ट में है, और ये 2 5 1 हमें यहां लेकर आना है, तो फिर यहाँ वाला यहाँ पहुंच जाएगा, है ना। तो इसको C2 C3 तो लिखेंगे हम, C2 को इंटरचेंज किया C3 से, ठीक है। अब देखो, अब फिर इंटरचेंज कर लिया, तो 4 7 3 अपने प्लेस में ही है, 2 5 1 इधर आएगा और 3 6 2 इधर जाएगा। इंटरचेंज करने से फिर एक माइनस बाहर आ गया, एक -1 पहले से था और एक -1 फिर आ गया, तो -1 का स्क्वायर, और हम जानते हैं कि -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो बाहर 1 हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पूरा सेम सिमिलर हो गया, सेम टू सेम मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथे का V, यहाँ सब यही क्वेश्चन है कि बिना प्रसार किए, प्रसार करने की नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, ऐसा क्वेश्चन ने ऑलरेडी कह दिया है, प्रसार नहीं करना है।
चौथे का बी क्वेश्चन नंबर लिखा है बी प्लस सी, ए प्लस बी, सी प्लस ए, सी प्लस ए, बी प्लस सी और ए प्लस बी। ओके, दूसरा है ए प्लस बी, सी प्लस ए और बी प्लस सी। एक सारणिक दिया है ये, और इसको हमें ये प्रूव करना है ए बी सी, सी ए बी और बी सी। ओके, ये हमें लाना है। इसको भी देखते हैं, बहुत आसान रहेगा। देखो करते हैं LHS। एक प्रॉपर्टी और भी होती है कि अगर कोई सारणिक योग अवयवों के योग के रूप में लिखा है ना ये, तो उसको अलग अलग सारणिकों में योग के रूप में बांट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, देखिए जैसे ये BAC लिखा है, पहला है देखना फर्स्ट एलिमेंट, तो BAC। यहां भी फर्स्ट एलिमेंट देखो CBA, और यहां भी फर्स्ट एलिमेंट देखो ACB प्लस। एक सारणी ही बना, एक सारणी दूसरा बन जाएगा। अब की बार सेकंड का नंबर आया CBA, ACB और BAC। ओके, अब सिंपल सी बात है कि अगर ये दोनों एक जैसे बन जाए तो ऐड होकर 2 हो जाएंगे, और बनाना क्या, बनाना ये है, तभी तो 2 हो पाएंगे। तो देखते हैं, शायद कोई तो ऐसा होगा ही। ACB ये अंत में लिखा है और हमें ये पहले लेकर आना है, तो मैंने ये ACB को पहले लाने का प्रयास किया, ये ACB इधर लेके आना है। तो सिंपल सी बात है कि C1 को इंटरचेंज करना है किससे, C3 से। ऐसी प्रोसेस करने से माइनस का चिन्ह बाहर आता है। अच्छा, ये ACB हम यहाँ ले गए, तो ये ACB बीच वाला वही रहेगा और ये BAC इधर आ जाएगा। ओके, प्लस। इतना क्लियर है, एक स्टेप तो मिला ना। अब इसको देखो, वही यहाँ भी देखना है, ACB ये है ना बीच में, इधर आना चाहिए, तो ये यहाँ पहुंचेगा। मतलब यहाँ भी लिखेंगे हम C1 को इंटरचेंज किससे किया, C2 से। यहाँ भी -1 बाहर आएगा। ये ACB फर्स्ट प्लेस पे आ गया C1 में, और CBA C2 पे पहुंच गया, और अंत में VAC लिखा है, उसको एज इट ही लिखेंगे, ज्यों करते हुए लिखेंगे। ठीक है, अभी केवल मैंने ACB एक स्तंभ को कंप्लीट किया है। अब दूसरा देखिए, हमें बनाना है VAC। तो VAC तो अंत में दिया, ये इधर पहुंचेगा, तो फिर ये यहाँ पहुंच जाएगा। वही सेम यहाँ भी दिख रहा है, ये इधर पहुंचेगा तो फिर ये इधर पहुंच जाएगा। अब दोनों में एक ही करनी प्रोसेस। क्या लिखना है, C2 को इंटरचेंज कर रहे हैं C3 से, तो AC भी वही रहेगा, और अब की बार फिर से माइनस आएगा, तो -1 था, तो अब की बार -1 का स्क्वायर हो गया। ACB अपने प्लेस पर ही है, ये BAC यहां पहुंचा दिया, और सेकंड लाइन लास्ट में हो गई CBA। फिर प्लस, एक बार यहां भी -1 का स्क्वायर होगा, क्योंकि दोबारा से इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ACB वही रहना है, वहां कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये BAC C2 में पहुंच जाएगा, और CBA ये C3 में पहुंचे। अब देख लो, एकदम सेम है, और ये है ACB, यहाँ भी ACB, VAC तो यहाँ भी VAC, और CBA तो यहाँ भी CBA। आपको पता कि -1 का स्क्वायर प्लस का 1 होता, तो ये +1 हो गए। तो एक बार यहाँ पर ये सारणिक है, वही सेम सारणिक एक बार यहाँ पर, तो क्या मिलकर 2 बार लिख सकते हैं, ACB फिर VAC और फिर CBA। यही तो प्रूव करना था ना, हो चुका है प्रूव। इसी का नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ का C लिखा है ABC, फिर लिखा है XYZ, फिर लिखा है PQR, और यहां लिखा है YBQ, XA
पी और जेड सी आर इसी की इक्वल है एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी। वही सेम यहां भी है, विदाउट प्रसार एक्सपेंशन किए, बिना प्रसार किए हमें इनको प्रूव करना है। देखिए पहले देखो ए एक्स पी ये लिखा है, ये दिख रहा क्या? ए एक्स पी नहीं दिख रहा, यहाँ की दिख रहा क्या? ये दिख रहा है ए एक्स पी, आगे पीछे बट कहते हो ना ए एक्स पी, मतलब इसको मिल सकता है पी क्यू आर सेम मिल गया। यही पी क्यू आर यहाँ कहीं नहीं मिल रहा है, तो इससे पहले हम ये बनाते हैं, लिखते हैं अब की बार R1 को इंटरचेंज करना, हमें लाना है एक्स वाई जेड जो कि सेकंड R2 में दिया है, तो लिख देंगे यहाँ पर R2 को इंटरचेंज करेंगे R1 से, क्योंकि ये हमें R1 के प्लेस में लेकर आना है। ये काम C1 से कर सकते हैं, R2 से कहीं से भी कर सकते हैं, बट यहाँ R1 से हो रहा है क्योंकि ये पी क्यू आर ऊपर नीचे करना पड़ेगा ना, तो एक्स वाई जेड को हमें ऊपर ले जाना है, तो एक्स वाई जेड ऊपर हो गया, तो ये ऊपर का ए बी सी नीचे आ गया और नीचे वाला ज्यों का त्यों लिखा है। ऐसा करने से -1 बाहर आता है। ठीक है, एक काम हो चुका है। अच्छा अब लाना है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर नीचे दिया है, यहाँ पे लेके आना, इसको लिखेंगे R2 को इंटरचेंज किससे किया? R3 से, यहाँ लिख रहे हैं। ऐसा करने से फिर -1 का स्क्वायर बाहर निकलेगा और ऊपर वाला वही है, उसे कोई चेंजिंग नहीं हुई, ये पी क्यू आर यहाँ पहुंचेगा और ये ए बी सी नीचे आएगा। ये मानो प्रूव हो चुका है, बस -1 के वर्ग को 1 लिख देंगे, पूरा पूरा तो आ चुका है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी, है ना। अब इससे हमें ये बनाना है, इसको कैसे बना ये देखते हैं। ये तो हो चुका है। अब इसको बनाने के लिए दिख रहा है कि ये ABC था और ये ABC था ऐसे में, लेकिन अब ABC हमें ऐसे में दिख रहा है। ठीक है, मतलब ये पंक्ति थी लेकिन ये स्तंभ बन गया। कोई देख लो, XYZ पंक्ति थी, स्तंभ में दिख रहा है, तो हमें इस पूरे सारणिक को बदलना पड़ेगा। अगर कंप्लीट किसी भी सारणिक के स्तंभ को पंक्तियों में चेंज कर दिया जाए तो उस सारणिक का चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। हम इसको क्या करते हैं, ये ABC था, इसको मैंने स्तंभ बना दिया, XYZ था, इसको भी स्तंभ बना दिया, PQR था, इसको भी स्तंभ बना दिया। एक प्रकार के जैसे आप व्यू का आप वो करते थे ना ट्रांसपोज, वही मान लो ट्रांसपोज किया गया है। अब देख लो, अब ये हो सकता है ABC हमें क्या दिख रहा है, इस तरीके से देखो, ये CZR, C बीच में दिया है, तो सबसे पहले हम इसको यहां ले जाते हैं, तो क्या करते हैं, C1 को इंटरचेंज किससे किया, C2 से किया। ठीक है, तो ये इधर आएगा, क्या है ये XYZ ABC यहां पहुंचा दिए और अंत का ज्यों का त्यों रहा। तो ऐसा करने से पुनः -1 बाहर आया। देखो इतना ठीक। यहां पर C1 का काम भी होगा, R1 का काम भी होगा। तो अभी मैंने C1 C2 इंटरचेंज किया है, अब R1 R2 करना है, R2 कुछ भी करना, देखते हैं। XYZ लिखा है, हमें दिख रहा है कि ऊपर AP है ना, ऊपर है, मतलब ये लाइन हमें ऊपर ले जानी पड़ेगी। एक बार देख लें इसको, ABC को ये लिखा, XYZ ये है, PQR ये लिखा है। ठीक है, और इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने का काम क्यों पड़ा, क्योंकि जो C है वो बीच में दिया है, तो बीच में भेज दिया। अब देखिए ZCR अपने प्लेस पर है, बस XAP को डिस्टर्ब हो गया, AXP BYQ, एक मिनट, ABC XYZ PQR जब इंटरचेंज किया तो XYZ इधर हुआ, ABC सब कुछ राइट है, ZCR ज्यों का त्यों लिखा है, सब राइट है। बस करना हमें क्या है, इस R2 को हमें इंटरचेंज करना है R1 से, मतलब YBQ ऊपर पहुंच जाएगा।
ठीक है, ऊपर का एक्स ए पी नीचे पहुंच जाएगा, हो गया इंटरचेंज, और अंत वाला ज्यों का त्यों रहेगा। ऐसा करने से फिर एक माइनस बाहर आया, तो -1 पहले से था और एक और हो गया, तो -1 का स्क्वायर हो गया। ये प्रोसीजर C1 में भी हो सकता है, R1 में भी हो सकता है। पिछले क्वेश्चन में केवल C1 से काम चल गया था, 2 बार किया था, और एक पिछले क्वेश्चन में R से काम चल गया था, बट यहाँ दोनों का काम हुआ, बल्कि यहाँ 3 अप्लाई हुए हैं। पहले पूरे सारणिक को इंटरचेंज किया गया, फिर उन पंक्तियों को इंटरचेंज किया है। अब देख लो, वाई बी क्यू, एक्स ए पी, जेड सी आर, वी नो डैट -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, ये 1 हो जाएगा, अदरवाइज सब कुछ सेम मिल गया। तो विदाउट एक्सपेंशन सॉल्व हुआ ये। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं, उनको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। इतने ही आज की